गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी सोशल साइंस की टीचर पूनम मदान बोल रही हूँ और आज हम वर्कशीट करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 2 जो आपकी आज 16 जुलाई की डेट की वर्कशीट है। और ये इसका आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो हिंदी में भी हम देखेंगे, हिंदी में इसे हम कहते हैं राज्य सरकार का गठन। तो आज हम ये समझेंगे कि राज्य सरकार का गठन कैसे होता है या राज्य सरकारें कैसे बनती हैं। आपको जैसे कि पता ही है बच्चे कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में यानी कि अलग अलग ग्रुप्स में या जिसको हम कह सकते हैं अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है। तो हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, असेंबली में बटा हुआ है हमारा। जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटी हुई है और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक अपना प्रतिनिधि यानी कि जो भी पब्लिक है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। तो आज इंग्लिश में हम देख लेते हैं एक बार। As you have read in the previous classes that in every state of India there is legislative assembly. Each state is divided into many constituencies. बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में हम बांट देते हैं पूरे अपने राज्य को। From each constituency, फिर उस हर एक क्षेत्र से, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है जो कि कौन चुनता है, पब्लिक चुनती है उसको, और वो बन जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आपने सुना भी है बहुत बार अपने पेरेंट्स के मुंह से या किसी और से कि ये हमारे एरिया का एमएलए है, यानी कि उसे उस एरिया की जनता ने चुना होता है सबसे अधिक वोट देकर, तो उसे हम बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। In election, people contest on behalf of various political parties and hence MLA are of different political parties। क्योंकि बहुत सारी पार्टीज चुनाव लड़ती हैं तो जो भी MLA होते हैं वो अलग अलग पार्टीज के होते हैं। The party whose MLAs get elected in more than half of the constituencies is considered as party with majority in the state। यानी कि जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा MLA जीत जाते हैं वो पार्टी मेजॉरिटी में मानी जाती है और वही पार्टी क्या करती है, आगे अपना रूल करती है, यानी कि वही उस पर क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाती है। द पार्टी गेटिंग द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी विच विल अदर पार्ट एंड वाइल अदर पार्टीज आर कॉल्ड अपोजिशन। तो बाकी जो पार्टीज जो नहीं जीतती यानी कि जिनके एमएलए कम जीतते हैं वो लोग अपोजिशन पार्टी के माने जाती हैं। The result of 68 constituency of the election held in 2017 in Himachal Pradesh is given below। आपको नीचे टेबल दिया हुआ है जिसमें कि हिमाचल प्रदेश में 2017 में जब इलेक्शन हुए थे और 68 कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट यहाँ पर दिया गया है। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इस टेबल के बेस पर उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। तो आप देखिए इस टेबल में क्या दिया हुआ है, एक तरफ पार्टी का नाम दिया हुआ है और राइट साइड में उनके कितने एमएलए इलेक्ट हुए यानी कि कितने एमएलए जीते जिन्हें जनता ने चुना है वो नंबर्स दे रखे हैं। इस आपके हिमाचल प्रदेश की टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 68 और इसमें से 68 में से भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं 44 सीट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21, कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मैक्सिस्ट पार्टी कहते हैं जिसको उसे 1 और इंडिपेंडेंट्स, कुछ लोग होते हैं जो किसी भी पार्टी के नहीं है, वो खुद से अपने बेस पर अलग से इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ते हैं, उन्हें हम इंडिपेंडेंट्स कहते हैं, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो 2 लोग हैं। तो टोटल बन गए 68। अब आपने यहाँ देखा हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि 68 यानी कि टोटल में से मोर देन हाफ से ज़्यादा सीटें जो जीतता है, तो 68 का अगर हम हाफ करते हैं तो वो हमारा बनेगा 34 से ज़्यादा सीट्स किसकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की। तो यहाँ की यानी कि रूलिंग पार्टी कौन सी हुई, अब वो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। अब इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स रिक्वायर्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी टू गेट मेजॉरिटी इन द स्टेट। यही पूछ रहा है
कि सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त करने के लिए यानी मेजॉरिटी प्राप्त करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, यानी कितने लोग जीतने चाहिए कम से कम। तो अभी हमने क्या बताया था, हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ। तो इसका आंसर आपने यही लिखना है। आपके ऊपर पैराग्राफ में भी दिया हुआ है कि जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीते जाते हैं उसे बहुमत में माना जाता है। ये लाइन जो आपको दे रखी है पैराग्राफ की, नीचे से शुरू करेंगे तो सेकेंड लास्ट वाली लाइन है, यही आपका आंसर है इसमें। ऐसे ही इंग्लिश में भी आपके पैराग्राफ में दे रखी लाइन, वही आपको लिखनी है। सेकंड, उपरोक्त में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा अथवा सरकार बनाएगा, यानी कि आपको बताना है कि ये टेबल के अकॉर्डिंग कौन सा दल, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। जिसके सीट्स ज़्यादा हैं, तो सीट्स ज़्यादा किसकी हैं, बीजेपी की, तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, उपरोक्त दलों में से कौन सा दल विरोधी दल कहलाएगा, तो बाकी सभी विरोधी दल कहलाएंगे। तो यानी कि जो, लेकिन हम जो सेकेंड पार्टी है जो नहीं जीती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मार्क्सिस्ट पार्टी, तो ये सब क्या है, विरोधी दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ 3 ही क्वेश्चन थे, कोई क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चे। अब आपको नीचे कुछ मेन पॉइंट दिया हुआ है। राज्य सरकार केवल अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों को ही देखती है, यानी कि राज्य सरकार का कार्य क्षेत्र बताया है इसमें, राज्य सरकार कौन कौन से काम देखती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पीने का पानी, बिजली, इस तरह से। और भारत में कुल 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। हम ये नहीं बता रहे कि टोटल स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, हम वो वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बता रहे हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि जहाँ पे लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होते हैं। तो इन इंडिया देयर आर 28 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज विच हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट है, ऐसे कार्य जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है, जैसे पूरे देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, रेलवे व्यवस्था करना, कम्युनिकेशन, संचार, बैंक, ऐसे कार्य को केंद्र सरकार करती है, यानी कि इनका जिम्मा, इनकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। There are some works whose influence is felt all over the country, like security of boundaries of the nation, train services, telecommunications, banking, textiles. These works are done by central government. तो स्टूडेंट्स, आज की आपकी वर्कशीट में हमने यही सीखा कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है, और फिर हमें ये भी बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट का कार्य क्षेत्र क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कौन से एरियाज़ हैं जो स्टेट गवर्नमेंट देखती है और कौन से एरियाज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो स्टूडेंट्स, आज अपनी वर्कशीट ये वाली आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो भी आपकी पिछली पेंडिंग वर्कशीट्स हैं वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। हम वहाँ आपका वीकली या आफ्टर 15 डेज़ एक क्लास टेस्ट भी लेंगे। तो आप अपनी वर्कशीट जितनी अभी तक आ रही हैं वो वर्कशीट्स अपनी कॉपी में कंप्लीट करके और उनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।